मुझे लगता है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब बेसिक चीज़ें दूसरे लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो आपको बताएं कि क्या सही क्या गलत है, तो आप इसलिए पैदा नहीं हुए हैं। आप पैदा इसलिए हुए हैं कि आप खुद तलाशें, खुद ढूंढें, खुद समझें अपने एक्सपीरियंस से। आप तभी ज़िंदा होते हैं। जब आप किसी की सिर्फ सुनी हुई बात पे उसको आदतन अपने ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, तो उससे आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके। तो आप और आइकन हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसको उसको अंधेपन से नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कुछ ही चीज़ों में इंस्पायर कर रहा है कोई आदमी, तो ज़रूर मानना चाहिए, लेकिन वो इंस्पायर करने के बाद आपको खुद को उठना पड़ेगा। आप उस पर नहीं छोड़ सकते। जैसे कई बार क्या होता है कि आप वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद आपको लगता है अब ये हमारी ज़िंदगी सुधार देंगे, तो आपकी जिम्मेदारी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है कि आप एंगेज रहें। आपने किसी को ये तो समझा कि हाँ ये जो है हम वोट देंगे तो ये आ जाएंगे पावर में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लगातार एंगेज रहना पड़ेगा। आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे। सही सवाल आप तभी पूछेंगे जब आपको सही नॉलेज है। तो ये एक जो प्रवृत्ति होती है कि चलो यार हमने अपना काम कर दिया, अब आप कर दो, अब हम किसी राजा को ढूंढ लें जो हमारी ज़िंदगी ठीक कर दे, या ना कोई किसी लीडर को ढूंढ लें जो हमें हमारा जो है टेकन केयर कर ले, या किसी पीर को ढूंढ लूँ जो मुझे जो है ऊपर वाले तक पहुँचा दे। वो जो डायरेक्ट आपका नॉलेज है, आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ दूसरी की दी हुई चीज़ से नहीं होता है। आप जिंदा तभी होते हैं जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद जानते हैं, और एंड दैट इज़ व्हाट इवोल्यूशन इज। इरफान चले गए मदारी की तरह अपना खेल समेटकर। देखने वाले हैरान हैं। ऐसा खेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इतनी जल्दी खत्म होगा ये भी अंदाज़ा नहीं था। जिन इरफान को आपने सुना वो 2016 के इरफान थे। जुलाई के महीने में दी ललन टॉप के स्टूडियो आए थे। तब हम नए नवेले छौने थे। हमने एक बार उनसे कहा आपको आना है, तो उन्होंने हपक कर गले लगा लिया और कहा अरे हम तो ललन टॉप पढ़ते हैं, ज़रूर आएंगे, ज़रूर बात करेंगे। हमने उनसे बातें की। आखिर में पूछा कि ऐसे वक्त में जब हमारी पैदाइशी पहचान, जाति की, धर्म की पहचान हम पर हावी होती जा रही है, तब हमें खुद को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और तब इरफान ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में ये जवाब दिया था जो आपने सुना। कैसे याद करें इरफान को? चंद्रकांता से, जिससे हमारी इतवार की सुबहें जगती थी। इरफान डबल रोल में दिखते थे, बद्रीनाथ और सोमनाथ, दो भाइयों के। चाणक्य से, जिसमें वो सेनापति भद्रशील बनते थे। श्याम बेनेगल के भारत एक खोज से, जिसमें अलबरूनी थे, या फिर स्टार प्लस के बेस्ट सेलर से, या फिर उसके एक शो डर से जिसमें वो साइको किलर बने थे, या फिर हॉरर शो मानो या ना मानो जिसे उन्होंने होस्ट किया था। नाम लेता हूँ और उनका चेहरा सामने उभरता है। या फिर इरफान को खोजते हुए उनकी फिल्मों के नॉस्टैल्जिया में उतरे। जब पहली बार वो मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में दिखे, पैसे लेकर खत लिखने वाले के रोल में। रोल इतना सा कि आया और गया, लेकिन असल में कभी नहीं गया। जो बीते दौर में जवान हुए या अब जवान हो रहे हैं, वो कॉलेज के हॉस्टल में बैठकर हासिल देखेंगे तो इरफान को किस तरह से याद करेंगे। हासिल, उत्तर भारत की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर अपने वक्त की सबसे ताकतवर फिल्म। कॉलेज के लड़कों के लिए फिल्म जैसे इरफान का पर्याय है। वो सीन तो अजर अमर है जिसमें उनका किरदार रणविजय सिंह बोलता है, एक बात सुन लो पंडित, तुमसे गोली वोली ना चल रही, मंत्र फूक के मार दो, और जान से मार देना बेटा, हम रह गए ना तो मारने में देर ना लगाएंगे। हासिल की रणविजय इरफान ने अब जीवन के रण से विदा ले ली है। एक और फिल्म याद आती है, पान सिंह तोमर, हमारे चंबल की, हमारी बीहड़ की फिल्म। इसके लिए इरफान को नेशनल अवार्ड मिला। पान सिंह तोमर की कितनी बातें हमारे जहन में दर्ज हो गई। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, या फिर उनका चीख कर कहना दद्दा हमाओ बदला वह पूरो निभाओ, या फिर ये कि देश के लिए दौड़े तो किसी ने ना पूछा, अब बागी बन गए तो सब यही नाम जप रहे हैं। इतना सारा विद्रोह, इतनी गहरी टीस, इरफान के अलावा और कौन हो सकता था पान सिंह? और कैसे याद करें उन्हें? क्या मकबूल के उस सीन से जिसमें उनका किरदार कहता है दरिया घुसा है मेरे घर में, या फिर जज्बा जैसी कमर्शियल फिल्म जिसमें जब वो बोलते हैं मैं कहाँ रहता हूँ यहाँ, यहाँ तो इंतज़ार रहता है।
तो लगता है कि जैसे सिनेमा पर जादू हो रहा है पर्दे पर। और यकीनन हैदर का जिक्र होगा जिसमें वो कहते हैं, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। मुझे वो लाइफ इन अ मेट्रो के लिए भी याद रहेंगे जिसमें मोंटी का उनका कैरेक्टर जीवन का दर्शन देता है। रिश्ते किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आते, ये हमारी यादें हैं। लेकिन इरफान खुद क्या थे ये भी जान लेते हैं। एक्टिंग में आने को लेकर उन्होंने कहा था, मैंने जो प्रोफेशन चुना वो मेरे मकसद और लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए है। उसमें मदद मिले तो ठीक, बाकी शोहरत, पैसा, नाम ये सब बाई प्रोडक्ट है। ये सब तो मिलना ही था, इनके बारे में सोच कर नहीं चला था। जयपुर से निकलते समय कहाँ पता था कि कहाँ पहुँचेंगे, अभी पहुँचे भी कहाँ हैं, सफ़र जारी है। इस सफ़र में इरफान का साथ देने वाली सुतपन उन्हें एनएसडी में मिली थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 1985 में। उस दौरान एक पार्टी में इरफान ने अट्रैक्ट किया क्योंकि झिझक के साथ उनमें एक प्राउड फीलिंग भी थी, एक जिज्ञासा थी चीज़ों को लेकर, एक गहरा समर्पण जो शुरू से रहा, ऐसी मासूमियत जो कहीं नहीं मिलती। उनकी पत्नी सुतपा ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे कई दफ़ा कोफ्त होती थी कि भला इस उम्र में कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। इरफान में कुछ प्योर किस्म का था जो रेयर था। एक समय ऐसा था जब इरफान ने कहा था कि एनएसडी में मैं इतना गंदा एक्टर था कि आप यकीन नहीं करेंगे। सुतपा ईमानदारी से मेरे काम की बुराई करती थी और मुझे बर्दाश्त नहीं होता था जब तक कि मैंने खुद को कैमरे में नहीं देखा और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन बिना करप्ट हुए वो ज़बरदस्त ग्रोथ करते गए, सीखते गए, हर नई चीज़, भाषा खुद को तलाशते गए। उनके छुटपन के गुरु कहते गए, कमबख्त कब तक आंखों से काम चलाओगे, और वो आगे बढ़ते गए, नई नई चीज़ें सीखते गए। शुरू के वीडियो में आपने जिस इरफान को देखा वो एक बहुत इवॉल्व हो चुका इंसान था। वो ऐसे ही थे जिन्होंने खुद को किसी अज्ञान की बेड़ियों में नहीं जकड़ने दिया, मसलन खुद को धर्म की बंदिशों से आज़ाद रखा। और ये शुरू से था। जब इरफान को सुतपा से शादी करनी थी तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी माँ चाहे तो मैं धर्म बदल सकता हूँ, लेकिन सुतपा की माँ ने मना कर दिया कि तुम अपना धर्म क्यों छोड़ोगे। 2016 में बांग्लादेश में आतंकवादी हमला हुआ, तब वो बोले, धार्मिक त्योहारों में पशुओं की बलि पर बोले, तो लोगों के एक धड़े ने खूब आलोचना की और उस पर इरफान का जवाब था, मेरे लिए धर्म का मतलब है निजी आत्मविश्लेषण। धर्म दरअसल करुणा, ज्ञान और संयम का स्रोत है। इसका मतलब रूढ़िवादिता और चरमपंथ नहीं है। और आखिरी में वो कहते हैं कि थैंक गॉड मैं धार्मिक ठेकेदारों द्वारा प्रशासित मुल्क में नहीं रहता हूँ। इरफान की समझ धर्म, पॉलिटिक्स, समाज पर मुकम्मल थी। आर्ट का भी उच्चतम स्तर पता था, इसलिए उन्होंने ढर्रे वाली एक्टिंग कभी खुद में पनपने नहीं दी, वैसी कि जो आज भी एक्टर छू पाने को लालायत रहते हैं। इरफान को कैसे याद करें, ये आप सब पर है। सबकी अपनी अपनी यादें हैं, लेकिन दो फ्रेम कभी नहीं भूले जा सकेंगे। पहला वो जिसमें उनका सख्त पथरीला चेहरा दिखता है, सलाम बॉम्बे का, और दूसरा और आखिरी फ्रेम वही चेहरा, हंसता, मुस्कुराता, लाइफ से भरपूर, संतुष्ट, उनकी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम में। अलविदा मदारी, मिलेंगे उस पार कहीं। जिंदगी न रुकने का नाम है, कारवां है, तो उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम भी आगे बढ़ेंगे अपनी उन खबरों की तरफ जिनका वादा हमें रोज़ इस वक्त आपके सामने हाजिर करता है। अब आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ अपडेट्स। सबसे पहले आंकड़े। दुनिया भर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया है 31,18,000। इसमें 9,33,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 2,17,000 मौतें हो चुकी हैं। संक्रमण का असर 2020 पर जो पड़ा है वो अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है, लेकिन अभी से 2021 पर इसके असर की बात होने लगी है। वजह, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण पूरी तरह काबू में नहीं आया तो अगले ओलंपिक खेल अगले साल भी नहीं हो पाएंगे। ये खेल 21 जुलाई से टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन संक्रमण के चलते इन्हें जुलाई 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। उधर अमेरिका में मरने वालों की संख्या 20 साल चले वियतनाम युद्ध से भी ऊपर चली गई है। ये आंकड़ा 60,000 को बस छूने वाला है। और वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप वो ऊटपटांग बयान देने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने अब कहा है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा 70,000 को छू सकता है, लेकिन पहले लगाए अनुमान से कम है ये। इन सारी बातों के आधार पर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये अनुमान से कम है, इसलिए नवंबर 2020 में होने वाले चुनाव में मुझे दोबारा राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। भारत पर बात करते हैं अब। 29 अप्रैल की दोपहर 4 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मामले हो गए हैं 31,332। इसमें 7,696 लोग ठीक हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 1,000 को पार कर चुका है।
ये 1007 पर है। आगरा के बाद एक और शहर को लेकर अब चिंता जाहिर की जाने लगी है और ये शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। यहाँ पिछले 24 घंटे में 94 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस शहर में अब तक 1466 मामले सामने आ चुके हैं। एक दूसरा अपडेट पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं को टालने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कुल 29 विषयों की परीक्षाएं बाकी हैं और बोर्ड का कहना है कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे ये परीक्षाएं ली जाएंगी। एक बात, लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा या नहीं इस पर भी हो रही है। अभी केंद्र की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लेकिन राज्य अपनी तरफ से ऐलान करने लगे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि 3 मई के बाद भी 2 और हफ्तों के लिए पंजाब में कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कुछ राहत भी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी ताकि लोग जरूरी सामान ले सकें। एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फैसला दिया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म नीट, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नीट के माध्यम से देश भर की मेडिकल सीटों में प्रवेश मिलता है। वेल्लोर के प्रतिष्ठित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज समेत सरकार से अनुदान न लेने वाले कई अल्पसंख्यक संस्थानों ने नीट के खिलाफ याचिका लगाकर कहा था कि सरकार किसी टेस्ट को उन पर थोप नहीं सकती। इससे संविधान में निहित अल्पसंख्यकों के अपने शिक्षण संस्थान चलाने के हक का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे। अदालत ने कहा कि विधायिका ने व्यापक लोक कल्याण यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नीट की व्यवस्था बनाई है। इससे स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार होगा, जिससे आगे जाकर जन स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ को फायदा पहुंचेगा। भ्रष्टाचार और दूसरी ढांचागत खामियों के चलते पुराना सिस्टम खराब हो गया था। नीट से ठीक करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस फैसले के बाद अब भारत में मेडिकल की ग्रेजुएट और पीजी सीटों के लिए सिर्फ एक इम्तिहान होगा, नीट। एक अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से है। इसने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। अब से केंद्र सरकार के तहत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर आने से पहले आरोग्य सेतु पर अपना स्टेटस रिव्यू करना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि ऐप उन्हें सेफ या लो रिस्क ही मार्क करे। हाल ही में नीति आयोग के एक अधिकारी को कोरोना संक्रमण हो गया था। इसके बाद नीति आयोग का मुख्यालय सील कर दिया गया था और उसके बाद अब यह फैसला आया है ताकि सबको अपने अपने सेफ्टी जोन का पता रहे। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बहुत दिनों से कोरोना संक्रमण की खबरों ने दूसरी खबरों को कुछ दबा रखा था, लेकिन खबरें हैं कि सामने आने के बहाने ढूंढ लेती हैं। इस बार बहाना बनी एक आरटीआई याचिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बताया है कि भारत के अलग अलग बैंकों ने 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब बट्टे खाते में डाल दिया। पैसे पर दावा नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसके लौटने की उम्मीद कम है। ये पैसा देश के 50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स को दिया गया था। आरबीआई के मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर उस व्यक्ति या कंपनी को कहते हैं जो क्षमता होने के बावजूद कर्ज नहीं लौटाते हैं। इसमें सबसे ऊपर पीएनबी घोटाले का आरोपी और बैंक डिफॉल्टर मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का नाम है। बैंक का बकाया कुल 5,492 करोड़ रुपए है। इसके अलावा विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी रुचि सोया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हम रोज जब भी कोई बड़ी रकम आती है तो आपको इसरो के चंद्रयान का उदाहरण देते थे, लेकिन देश को चूना लगाने वालों के साथ इतनी महान योजना का नाम लेना ठीक नहीं लगता। तो आज एक दूसरा उदाहरण देते हैं। भारत सरकार ने साल 2020-21 के लिए मिड डे मील और पोषण आहार से जुड़ी दूसरी योजनाओं के लिए 35,600 करोड़ का बजट रखा था। जानबूझकर कर्ज न चुका रही कंपनियों और लोगों ने बैंकों को इतना चूना लगाया है जिसमें भारत जैसे विशाल देश की सभी पोषण आहार योजनाएं 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक चलाई जा सकती है। कितने सारे बच्चे, बूढ़े और गरीब 1.5 बरस तक पोषण पा सकते हैं। तो बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे कि इतना पैसा लेकर ये लोग गायब कैसे हुए और अब इनका नाम फिर सामने क्यों आ गया। अब सवाल उठता है कि ये मामला प्रकाश में कैसे आया। पूर्व पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका लगाई थी। सादी भाषा में कहें तो आरटीआई लगाई थी। पूछा था कि 16 फरवरी 2020 तक के बैंक डिफॉल्टरों का ब्यौरा चाहिए।
24 अप्रैल को जवाब लिखा गया। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर 2019 तक का ही ब्यौरा दे रहे हैं। इसमें टॉप 50 बैंक डिफॉल्टर हैं और उनके लिए लोन बट्टे खाते में डालने का ब्यौरा है। साकेत गोखले को ये आइडिया कहां से आया? 16 मार्च 2020 को संसद में वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा था। सदन के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो साकेत गोखले ने आरटीआई लगाई। जवाब सामने आया। ट्विटर पर साकेत गोखले ने लिखा कि आरबीआई ने ये जो लिस्ट दी है वो नई नहीं है। समाचार एजेंसी दी वायर ने पहले ही इसे प्रकाशित किया था। लेकिन रोचक बात यह है कि 30 सितंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक आरबीआई ने अपना डेटाबेस अपडेट नहीं किया है। आरटीआई का जवाब देते हुए आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जयंती लाल मिस्त्री केस का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी डिफॉल्टरों का ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। हम बात कर रहे थे आरबीआई के डिफॉल्टर्स की टॉप 50 की लिस्ट की। इसमें हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की प्रमुख कंपनी गीतांजलि जेम्स का नाम है। इसके अलावा चौकसी से जुड़ी हुई गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड का नाम भी शामिल है। इन दोनों पर क्रमशः बैंकों का 1447 करोड़ और 1109 करोड़ रुपए देनदारी के तहत बनता है। इसके अलावा 4314 करोड़ रुपयों की देनदारी के साथ संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला की कंपनी आरईआई एग्रो लिमिटेड का नाम भी है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 1943 करोड़ रुपए का बकाया है। रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी रुचि सोया पर 2212 करोड़ रुपए का बकाया है। लेकिन यहां पर दो बातें साफ करना जरूरी है। पतंजलि समूह द्वारा रुचि सोया का अधिग्रहण दिसंबर 2019 में पूरा हुआ था और ये लिस्ट 30 सितंबर 2019 तक की है। लेकिन इसके काफी पहले यानी अप्रैल 2019 में पतंजलि समूह को एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की तरफ से रुचि सोया को अधिग्रहित करने की झंडी दे दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रुचि सोया पर लंबे समय से बैंकों की बकायेदारी बनी हुई थी। इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और हमारे अर्थात के कॉलमिस्ट अंशुमान तिवारी बताते हैं कि डिफॉल्टर की लिस्ट में रुचि सोया का नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रामदेव और बालकृष्ण डिफॉल्टर हैं। उन्होंने कानूनी तरीके से एनसीएलटी के तहत रुचि सोया का अधिग्रहण किया है। ये तो हो गई डिफॉल्टरों की बात। अब राजनीति पर बात करते हैं। इस लिस्ट के बाहर आने के बाद राजनीति शुरू हुई। राहुल गांधी ने साकेत गोखले की लिस्ट को शेयर किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इल्जाम लगाया कि सरकार ने इन बिजनेसमैन का लोन माफ कर दिया। भाजपा सरकार पर आरोप कि अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्ज माफ किया गया। फिर सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने ट्वीट किए, एक के बाद एक कई, कहा कि राहुल गांधी और सुरजेवाला लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बकौल निर्मला सीतारमण, ये जो डिफॉल्टरों की लिस्ट है ये उन लोगों की है जिन्हें पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की फोन बैंकिंग का लाभ मिला। अर्थात रसूखदार लोग फोन कर देते थे, बैंकों पर दबाव बन जाता था और उन्हें ऐसे लोगों को ऋण देना पड़ता था जो चुकाने की स्थिति में नहीं थे। निर्मला सीतारमण ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के हवाले से कहा कि मुझे राजन ने बताया था कि साल 2006 से 2008 के बीच देश में बड़ी संख्या में बैड लोन पैदा हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को उस समय लोन दिए गए जिनका लोन की भरपाई का इतिहास बेहद खराब था। सरकारी बैंक इन लोगों की लगातार मदद कर रही थी, जबकि प्राइवेट बैंक अपने हाथ बाहर खींच रहे थे। इसके बाद सीतारमण ने नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी के केसों के बारे में बताया। कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो चल ही रही है, साथ ही इनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भी जब्त किया गया है। साथ ही इन्हें वापस भारत लाने की कार्रवाई भी चल रही है। आखिर में उन्होंने कांग्रेस पर एक और हमला किया। कहा कि कांग्रेस ने ना तो सत्ता में और ना ही विपक्ष में बैठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में कोई दृढ़ता दिखाई। तो क्या मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है? अंशुमान तिवारी बताते हैं कि लोन को राइट ऑफ करना मतलब उसे बट्टे खाते में डालना। ये पैसा अब बैंक के पास वापस नहीं आएगा। इसका मोटा माटी ये मतलब है, बैंक रिकवरी की कोशिश कर सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पैसा चला ही जाता है। बैंक ने राइट ऑफ किया मतलब सारे रास्ते लगभग खत्म। वो आगे बताते हैं कि लोन बट्टे खाते में डालने का मतलब है कि बैंक अपने लाभ या अपने रिजर्व में से अपनी बैलेंस शीट की ये कमी पूरी करेंगे। और बैंक में तो आम जमाकर्ता का पैसा रखा है, यानी आम जमाकर्ता पर लोड आ सकता है और आखिर में सरकार को बैंक का कैपिटल बढ़ाना होगा, तो खर्च तो अंततः सरकार के ऊपर ही आएगा। इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि जिन बैंकों ने लोन राइट ऑफ किया है वो सरकारी बैंक है। अंशुमान तिवारी के मुताबिक सरकार एकदम सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं दिखती, लेकिन सरकारी बैंक जानबूझकर पैसा न चुकाने वालों यानी कि विलफुल डिफॉल्टर्स की देनदारी को बट्टे खाते में डाल रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी के मामलों को देखें तो ये लोग हाल में देश से बाहर गए हैं पैसा चुकाए बिना।
नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ जनता है जो कोरोना संक्रमण से इतनी त्रस्त है कि उसे 68,000 करोड़ के जीरो गिनने की फुर्सत नहीं है। बैंकिंग की दुनिया में डिफॉल्ट होना और कर्ज का बट्टे खाते में जाना असाधारण नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन अगर भारत जैसे गरीब देश में पोषण आहार के बजट से 1.5 गुना पैसा सरकारी बैंकों की जेब से चला जाए तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। निर्मला सीतारमण राहुल गांधी को यूपीए 1 और 2 के वक्त के जो कर्ज माफ हुए उनको याद दिला रही हैं, दिलाती रहें। लेकिन पिछले 6 सालों से यूपीए विपक्ष में है, सरकार निर्मला सीतारमण की पार्टी चला रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यूपीए के गुनाह गिनाने में दम कम होता जाएगा। जरूरत है कि निर्मला सीतारमण और उनकी सरकार ठोस कारण लेकर जनता के सामने आए और बताए कि ये पैसा कैसे डूब गया, नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी और इन देनदारों पर क्या कार्रवाई होगी। आज शुरुआत इरफान से की थी तो अंत भी उन्हीं से होगा। एक फिल्म का जिक्र रह गया था, लाइफ ऑफ पाई। इसमें इरफान का किरदार कहता है, आखिरी में एक ही चीज़ तकलीफ देती है कि हमें अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। हमें अलविदा का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें इस बात पर फख्र है कि हम एक ऐसे वक्त में हुए जब एक जिंदा दिल शख्स पर्दे पर कहानियाँ सुनाता था। वो राजशेखर ने लिखा है ना उनकी फिल्म के लिए, वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें जाने दें। इरफान जिन्होंने आखिरी बार कहा था मेरा इंतज़ार करना, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं तब तक इरफान नहीं जाएंगे। आखिरी में वही बातें हैं जो अब रस्म सी लग रही हैं कि जब तक हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखिए ताकि बाद में मलाल न रहे। शुभ रात्रि।